बातचीत शुरू करने के लिए जो एक बैकग्राउंड पेश किया, एक जो जानकारी लोगों को दी इस विषय के महत्व के बारे में, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। आपने एक अभी रिसर्च का हवाला दिया, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है, उसका रिसर्च। लेकिन आपने इस भारत में जो सबसे पहली जो स्टडी हुई 2006 में, उन लोग उसकी कोई चर्चा नहीं की और उससे पहले भी स्टडीज यहाँ हुई हैं कि भारत में जो मीडिया घराने हैं, उन मीडिया घरानों में मीडिया कंपनियां हैं, घराने ना कहें, कंपनियां कहें आप, कंपनी में उनमें एम्प्लॉय के तौर पर जो समाज के का जो वंचित हिस्सा है वो किस तरह से उसकी गैर मौजूदगी है। सब मैं ये कह रहा था कि आप जैसे ये मीटिंग और ये बातचीत तो ऑर्गेनाइज हो रही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं इधर 2-3 इस तरह के डिस्कशन में गया और उस तमाम डिस्कशन में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो ये की जो स्टडी है, वो स्टडी ही रेफरेंस में आई। हम लोगों ने जो स्टडी की आज से करीब 15 साल पहले, उस स्टडी की कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। अब आप सोचिए कि कैसे आदमी रिप्लेस होता है। एक पूरी जो पॉलिटिक्स होती है और जो पॉलिटिक्स को एक तरह से आप लेजिटिमाइज करने लगते हैं, कि आप कौन चीज आपसे पीछे छूट रही है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो लगभग यही प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस बहुत धीरे-धीरे ये काम करता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जब इस तरह के विषय पर काम कराएँ तो बात कराएँ, तो मुझे लगता है कि इस तरह की थोड़ी एहतियात, सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है। अब दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब हम लोगों ने ये स्टडी की और स्टडी करने से पहले भी 2006 से पहले भी कई बार इस तरह की स्टडी की गई। उसमें एक स्टडी हम लोगों ने बिहार में भी की थी 15 साल पहले, उससे 15 साल पहले। तो कोई सीन, कोई तस्वीर उसकी बदली हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कल भी नहीं बदली हुई थी और आज भी बदली हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समाज का एक बड़ा हिस्सा यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, तो उसके क्या नतीजे होते हैं। और हमारे समाज में तो केवल दलित जब हम बात करते हैं, तो केवल दलित का मतलब अनुसूचित शेड्यूल कास्ट ही नहीं है। दलित का जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें शेड्यूल कास्ट से लेकर शेड्यूल ट्राइब भी है। शेड्यूल ट्राइब के अलावा महिलाएं भी हैं, वुमेन भी हैं और इसके साथ-साथ जो माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, वो भी इसमें शामिल है। ये तमाम के रिप्रेजेंटेशन जो है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में आपको एब्सेंट मिलेंगे और एब्सेंट हैं तो ये लगातार बने हुए हैं, क्योंकि इनका काम समाज में जो डोमिनेट कर रहा है, जिसका डोमिनेंस है, जिसका वर्चस्व है, जिसका प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व को रिप्रेजेंट करने वाले विचार, उस प्रेजेंट को प्रभुत्व को रिप्रेजेंट करने वाली भाषा, उस प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने वाली पूरा जो संचार का जो पूरा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है, उन सब पर मुझे लगता है कि जो समाज में जो वर्चस्व रखता है, डोमिनेंस रखता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है और उसी को कम्युनिकेट करने के लिए ये मीडिया काम करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी भी समाज के किसी भी हिस्से से पूछ लीजिए जो समाज में वंचित है, कि क्या आपको ये जो सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि 8-10 8-10 जो कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं और वो कंपनियाँ ही अखबार भी चलाती हैं और वही चैनल भी चलाते हैं और अब तो रेडियो भी उनके हाथ में है, वेबसाइट भी उनके हाथ में है। ये
कुल मिला के देश में 10-12 से ज़्यादा 10-12 होगी, 15 होगी, लेकिन इससे 15 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बड़ी कंपनियाँ होंगी जिनके पूरे कब्ज़े में जो मीडिया का जो पूरा कारोबार है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसके 15 से ज़्यादा कंपनियाँ नहीं होंगी। तो इनमें रिप्रेजेंटेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है और इनको शिकायत की कोई चिंता भी नहीं है। दलित मतलब जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, यानी आदिवासी और जो पहले अछूत जातियाँ कही जाती थी, जो अभी जो शूद्र जातियाँ हैं, जिनको कि पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो तमाम की शिकायत है कि ये जो मीडिया कंपनियाँ हैं, वो उनके खिलाफ व्यवहार करती हैं। ना कभी बल्कि उनके खिलाफ व्यवहार करती हैं बल्कि उनके खिलाफ एक तरह से हमलावर का रुख रखती हैं। जैसे अभी किसानों की इतनी बड़ी जमात है, किसान में जो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड है, आप ये समझिएगा कि ऐसे ही लोग हैं। लेकिन कभी भी किसानों के बारे में आप पूछेंगे कि इस जो ये मीडिया है उनमें उनकी क्या स्थिति है, तो आपको हमेशा शिकायत एक जैसी मिलेगी कि किसान बिल्कुल ही नज़रअंदाज किए जाते हैं इनके द्वारा। न नज़रअंदाज किए जाते हैं बल्कि जो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत ये लोग जब कुछ माँग अपनी करते हैं, तो उसको भी अपोज़ करती हैं ये तमाम जो ये कंपनियों के जो प्रोडक्शन है, चैनल के रूप में मीडिया के रूप में, वो तमाम उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि एब्सेंट का गहरा प्रभाव पड़ता है। गहरा प्रभाव ये पड़ता है, मैं 2-3 उदाहरणों से आपको बात कहना कहना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैंने ये महसूस किया है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार अभी मैं कुछ दिनों पहले एक लड़की जो घुमंतू जाति है, उस लड़की का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस इंटरव्यू में वो उसने ये बताया, वो भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट है। उसने ये बताया कि उसके पास तो आईआईटी या जेएनयू या फिर टिस ये जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है पढ़ाने शिक्षण संस्थान है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनका नाम तक उनको पता नहीं था। उन तक जानकारी ही किसी भी तरह से ये नहीं पहुँच पाती थी। तो वो ये अपने पूरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी कि जो जो भी आस-पास का जो पूरा माहौल है, जहाँ से कि सूचनाएँ आती हैं, खबरें आती हैं, वो पूरा का पूरा माहौल जो है, वो उसके खुद के उसके खुद के खिलाफ जो है, वो खड़ी होती मतलब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसके इर्द-गिर्द चारों तरफ फैला हुआ है। तो वो उसको जो भी मैसेज मिलता है, वो मैसेज उसको डराने वाला मिलता है, उसको जो भी मैसेज मिलता है, उसको केवल भयभीत करने वाला उसको उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, भरोसे के लेवल को उसको कम करने वाला, इस तरह के ही पूरे मैसेज उसको आस-पास के पूरे जो पूरा मीडिया का जो पूरा तंत्र है, उससे उसको मिलता है। तो वो बता रही थी कि एक एक एक्टिविस्ट की वजह से वो अपने गाँव से निकल पाई क्योंकि उस एक्टिविस्ट ने और वो एक्टिविस्ट चूँकि वो दलित दलित विचारधारा का वो एक्टिविस्ट था, तो उसने उस लड़की को टिस के बारे में यानी मुंबई में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है उसके बारे में उसने बता दिया, तो वो वहाँ से निकल पाई। वो वहाँ से निकल पाई। पहले तो मतलब वो जब निकलना चाह रही थी तभी उसके ज़ेहन में ये बात सबसे पहले आई कि क्या ये संस्थान जो बने हुए हमारे लिए बने हुए हैं? तो आप ये पाएँगे कि कई संस्थान जो हैं, कई कई इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, उन तक तो उन तक उसकी को खबर भी जो समाज का जो वंचित वर्ग है उस तक पहुँच ही नहीं पाती है, खबर ही नहीं पहुँच पाती है। तो एक जिस तरह से मान लीजिए कि पूरे किसी भी अखबार में, किसी भी अगर चैनल में अगर कोई महिला नहीं है,
महिला नहीं है तो उसके एब्सेंट में क्या-क्या दिक्कतें होती हैं। अगर कोई उसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, तो उसमें उसके एब्सेंट में क्या-क्या मीडिया में हो सकती हैं? क्या-क्या वहाँ पर उस पूरा पूरा जो मीडिया का जो माहौल है, क्या बन सकता है? तो ठीक उसी तरह से आदिवासी के नहीं होने पर और जो जिसको दलित जाति कहते हैं, दलितों के की अनुपस्थिति में ये होता है कि उसके जो अपने सरोकार हैं, उसके जो अपनी शब्द हैं, उसकी जो अपने शब्द तक हैं, वो भी वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं, वहाँ उ उसको उससे रास्ता ही नहीं पड़ता है। रास्ता ही नहीं पड़ता है, उससे उसका कोई सरोकार ही नहीं होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी समाज का हिस्सा जब वहाँ जाता है या जाती है, तो वो अपने साथ अपनी भाषा, अपने सरोकार, अपनी अपनी एक तरह से जो सोचने का जो पूरा तरीका है, उसके उसकी जो पूरी समझ है, वो सब भी एक संस्थान में जाती है। वो खबरें भी खबर बन जाती हैं, जिस खबर से एक संपन्न घराने का या बड़ी जाति का, सवर्ण जाति का जो परिवार का जो सदस्य है, वो बिल्कुल उससे एकदम अनजान रहता है। उसके दिमाग में ही बात ये नहीं आ सकती है कि क्या ऐसा भी होता है। जैसे अभी हमने सुना कि एक चैनल वाले ने जाकर हरियाणा में जो गोबर का गोईठा होता है, गोबर के जिसको दिल्ली के आस-पास के इलाके में उपले भी बोला जाता है, हम लोग भोजपुरी इलाके में उसको गोईठा बोलते थे। उस गोईठा के बारे में वो आश्चर्यचकित थी कि ये गोईठा आपने इतना तैयार किया, ये क्या है? कहाँ से आया है? मतलब ये क्या करेंगे इसका? तो आप ये समझिए कि कई चीज़ों से तो पूरा का जो पूरा संस्थान है और ख़ासतौर से वो संस्थान जिसका काम है कम्युनिकेट करना, यदि वहाँ पर काम करने वाले लोगों का ये वर्चस्व हो कि वो समाज के बहुत सारी चीज़ों से उसकी जानकारी ही नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी से पूछूँ कि आप बताइए कि नमाज़ कितने वक़्त पढ़ी जाती है? ये क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए? आप किसी अल्पसंख्यक की या इस्लाम धर्म को मानने वाले की अगर कोई मिट डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको आप कहाँ ले जाते हैं? उसके पूरे उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आप ये पाएँगे कि आप चूँकि हमारे यहाँ स्टडी जब आप करेंगे तो आपको ये सारे चीज़ें बायसनेस जो है जिसको हम कहते हैं कि बायसनेस जिसको कि आप अपने कल्चर को, अपने सिम्बल्स को, अपनी भाषा को आप थोप देते हैं, तो ठीक उस तरह से आपको वो सारी चीज़ें ये मिलेंगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों को इस बात पर जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उदाहरण एक बड़े ही बड़े संपादक का उदाहरण है जो काफ़ी जाना जाता है। उसने कहा कि हमें दलित तो चाहिए, लेकिन हमें अच्छे दलित चाहिए। अब आप बताइए, अच्छे दलित का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो दलित चाहिए जो अपनी दलित विचारधारा को, अपनी संस्कृति को, अपनी चेतना को, अपनी भाषा को, अपने सरोकार को भूल चुका है। अच्छे का मतलब फिर और क्या होता है कि उसके लायक हो। अच्छे का मतलब क्या होता है जिसको वो अच्छा समझता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसको अच्छा समझने का मतलब उसका खुद का क्या बैकग्राउंड है, उसके जो अच्छे लगने का जो पूरा जो सेंस डेवलप हुआ है, अच्छा किसको कहते हैं, ये जो पूरा दिमाग उसका बना है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से बना है। तो अब ये जो ये जो दिमाग है, वो दिमाग अगर आप दलित को पूरे उसके अस्तित्व के साथ, यानी कि पूरी उसके व्यक्तित्व के साथ, यानी जिस तरह से वो रहता है, जिस तरह से वो सोचता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, जिस तरह के उसके सरोकार हैं, अगर आप उस तरह से उसको स्वीकार नहीं करेंगे
और उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, बल्कि उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे। स्वीकार करना भी शब्द जो है गलत शब्द होगा। उसकी अहमियत को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये कहलाने के हकदार होंगे कि आप एक डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं। डेमोक्रेसी के लिए काम करने के डेमोक्रेसी का काम करने के लिए आप अखबार निकालते हैं, चैनल चलाते हैं या वेबसाइट चलाते हैं, ये कहने का आपको हक नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस डेमोक्रेसी पर जिन लोगों का अभी वर्चस्व है, उनके लिए आप काम करते हैं। उनका आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उनकी भाषा, उनकी आवाज़ आप उनको कैसे संगठित करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे उनको कहीं पर अटैक करने के लिए तैयार करना है, इसको आप इसका दावा कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ इस दावे में हमारा जो देश का बड़ा जो मीडिया है, वो इस दावे में खरा उतरता है, ये दिखाई देता है। जब सांप्रदायिक हमले होते हैं, उसकी भूमिका सामने आती है। तब्लीगी जमात का देखिए मामला जब आया था, देखिए कितने झूठ को कितने बड़े स्केल पर रचा गया। कितने बड़े स्केल पर रचा गया। अभी यहाँ की दिल्ली की अदालत का ही नहीं बल्कि देश की कई अदालतों का फैसला आया कि किस तरह से इस पूरे मामले को बढ़ा-चढ़ा कर जो जहीं कहीं कुछ नहीं था यानी तिल का ताड़ बनाना, कहीं कुछ नहीं था और आपने केवल टारगेट करने के लिए कि कोरोना और मुसलमान एक-दूसरे के पर्याय हैं, एक-दूसरे की कोरोना फैलाते हैं। इस तरह से का एक माहौल बनाने के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया। अगर मैं कहता हूँ कि संस्थानों में अगर अल्पसंख्यक रिप्रेजेंटेशन ठीक-ठाक होता, तो क्या ये स्थिति होती? नहीं होती, नहीं होती। क्या वह दलित होते, तो क्या वो ये स्थिति होती? नहीं होती। मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। तो कुल मिला के आप ये देखेंगे कि एब्सेंट का जो प्रभाव पड़ता है, वो एब्सेंट का ये प्रभाव पड़ता है कि जो हमले का जो शिकार हुआ रहता है, हमले का जो शिकार हो चुका है, आप जब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस हमले को और आप बढ़ा देते हैं, उस हमले के खिलाफ आप खड़े नहीं होते हैं। ये बात हम लोगों ने देखी है। कि एक हमले का शिकार जो समाज का वंचित वर्ग है, उस हमले से उसकी सुरक्षा हो, उस हमले की वो निंदा की जाए, उसको शर्मनाक बताया जाए, बजाय इसके हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है और होती है। तो मैं ये बहुत ही साफ तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि हम तब तक ये दावा नहीं कर सकते कि जो मीडिया है, जो अखबार है, चैनल है, वेबसाइट है, ये लोकतंत्र के स्तंभ है, चौथे स्तंभ है, जब तक कि समाज के वंचित तमाम वंचित मैं कह रहा हूँ, तमाम वंचितों का प्रतिनिधित्व संस्थानों में नहीं हो और वो जिस रूप में है उसी रूप में हो। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारी तरह से बन के आए तब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे केवल इस नाम पर कह सके हम कि ये तो इस परिवार में पैदा हो नहीं, उसके पूरी पर्सनैलिटी के साथ स्वीकार करें और उसको ये भरोसा दिलाएं। उसको ये उसके भीतर ये माहौल से ही भरोसा पैदा होना चाहिए कि ये आपकी जगह है। ये महसूस कराना ही सही मायने में लोकतंत्र है। यही सही मायने में लोकतंत्र का एक समाज बनाने बनाने में है। नहीं तो और जो दावे हैं, वो सब झूठे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का आप अपने वर्चस्व के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र की प्रावधानों का जो प्रावधान है, जो लोगों के कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उसका आप इस्तेमाल वर्चस्व के लिए करते हैं, ना कि आप समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए करते हैं, ना कि आप विविधता के लिए करते हैं, डाइवर्सिटी के लिए करते हैं। आप जो हैं, वो आप एक ही बात सोचिए ना कि अखबार बार-बार हमले को दंगा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? मैं तो सवाल ये बार-बार करता हूँ, क्यों लिखते हैं? एक-एक शब्द पर मैं बात कर सकता हूँ।
किस तरह से कई शब्दों को कॉमनलाइज़ कर दिया गया है। जिस तरह से तब्लीगी शब्द को उस समय कुछ दिन पहले लगभग 7-8 महीना पहले किस तरह से कॉमनलाइज़ कर दिया गया। ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे आस-पास हैं जिनको अब कॉमनल बना दिया गया है। तो ये क्यों हुआ? किन कारणों से हुआ? तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत ही अच्छा मैं लास्ट में अपनी बात को ख़त्म करने से ख ख़त्म इस बात के साथ करूँगा कि देखिए जब हम लोग किसी विषय पर बोलते हैं, तो हम लोग कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं होते हैं कि आप उससे मनोरंजन करें। आप समाज में कैसे कैसे समाज में आप इन ये जो हालात बने हुए हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आप ना केवल सोचें, बल्कि आप थोड़े से एक्टिव होकर आप थोड़ा उसमें मदद करें। उसमें आपकी एक भूमिका हो, आपका एक रोल होना चाहिए। केवल ये बातें सुनकर हम अगर चुप रहते हैं, तो इसका मतलब हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हमारे ये मनोरंजन के विषय हैं कि हमने ये बात सुन ली, अपने दिल को थोड़ा सहला लिया। नहीं, इससे निकलना पड़ेगा। इस दिमाग से थोड़ा निकलना पड़ेगा। अपने आप से थोड़ी बात करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा झकझोरना पड़ेगा कि नहीं, हमें समाज में एक अपना रोल प्ले करना है। समाज में जिस बात की हम आलोचना कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है, डाइवर्सिटी के खिलाफ काम हो रहा है, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, तो फिर हमको ये बात कोशिश करनी पड़ेगी, संविधान के अनुसार बात हो, संविधान का एक माहौल बने, लोकतंत्र का एक माहौल बने और सचमुच में विविधता, डाइवर्सिटी का एक माहौल डेवलप हो, विकसित हो। और नहीं तो केवल हम सुन के रह जाएँगे, तो आज जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मैं 5 साल बाद भी बोलूँगा, 10 साल बाद भी यही बोलता रहूँगा, जिस तरह से मैं 10 साल पहले बोलता था। इससे कोई फ़र्क फिर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं आप तमाम सुनने वालों से अपील करूँगा कि आप थोड़ा समाज में आपका क्या रोल हो सकता है, आप थोड़ा आगे बढ़कर आप आएँ और ये जो मसले हैं, बहुत ही नाज़ुक मसले हैं। इससे समाज देखिए बनता है और इसका असर बहुत ही डीप होता है, गहरा होता है। इसीलिए हमको कई बातें बहुत ही सावधानीपूर्वक सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और तब उस पे रिएक्ट करना चाहिए। तुरंत नहीं करना चाहिए। समझ के, सोच के उस पर रिएक्ट करना चाहिए और फिर आगे अपनी हमारी क्या भूमिका होगी, यानी हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है, इसको तय करना चाहिए। आपने मुझे सुना जो वक़्त दिया उसमें मैं समझता हूँ कि मैंने थोड़ा वक़्त आपका ज़्यादा भी ले लिया। मैं अपनी बात को ख़त्म यहीं करूँगा और फिर आपके कुछ सवालात होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, क्वेश्चन्स होंगे, तो मैं उस पर जो मैं बोल सकता हूँ, वो बोलने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत विस्तार से सर ने बातें रखी और किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है जब किसी कम्युनिटी से मिनिस्ट्री मीडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन बराबर के साथ ना हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं पार्टिसिपेंट्स से दरख्वास्त करूंगा, पार्टिसिपेंट्स के लिए ये एक ओपन सेशन है, वो कोई सर है, कोई सवाल अगर है तो सर से पूछ सकते हैं। इस वक्त 5 मिनट का ही ब्रेक है आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस के लिए। आजकल लोग सवाल ही बहुत कम करते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो सवाल पर सवाल करते रहते थे। तो सर अगर आप ज्वाइन हैं मीटिंग के लास्ट तक तो हमारे लिए ये भी अच्छी बात होगी, क्योंकि मीटिंग के लास्ट में भी हो सकता है कुछ और लोग ऐड हो जाएं और आप सवाल सवाल आए हैं उनकी तरफ से। तो मैं इसको सवाल के सेशन को यहीं ख़त्म करते हुए रईस मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, I can hear you. Yeah. 1 minute, someone raise her hand. Priya. Priya want to ask a question. Hello, Priya. जी मैं अनिल सर से एक
एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और एक सवाल पूछना चाहूँगी। पहले एक्सपीरियंस है। अ, मुझे याद है कि एक 2017 में एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अम, आदिवासी वुमेन कैंपेनर का पोजीशन निकाला था और आदिवासी पोजीशन था तो हमने अप्लाई किया था। अ, हम 2 लोग पहुँचे थे आदिवासी मल्टीपल अ, राउंड्स ऑफ क्लियरेंस को पास करके और लास्ट जब इंटरव्यू के लिए बैंगलोर पहुँचे थे और इंटरव्यू के बाद में जब हमें पता चला वहाँ पे उस समय कार्तिक जी काम करते थे। तो उनके थ्रू पता चला कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि एनिमल राइट के लिए क्या आप एनिमल को अपने टीम में मेंबर बनाएँगे? तो आदिवासी राइट के लिए आपको आदिवासी क्यों चाहिए टीम में? सो दैट वाज़ अ वेरी ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट एज़ इफ अभी भी हम एक एग्ज़ैक्टली। कॉलोनियल फेज़ में रह रहे हैं जहाँ पे आदिवासी स्टिल काउंट्स एज़ एन एनिमल एंड दे डज़न्ट हैव नो डिग्निटी और एनीथिंग। अ, तो ये एक था एंड 2017 से लेके 2021 तक आई डोंट सी एनी डिफरेंस। अ अ या और मेरा सवाल दूसरा सवाल ये है कि एक समय बस्तर का जब न्यूज़ कवर होता था तो डेमोक्रेसी के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत लिखा जाता था। उस समय वायर से लेके, स्क्रॉल से लेके सबकी आँखें बस्तर के ऊपर होती थी। बट अभी जब एक जगह फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है, दूसरी जगह बस्तर अभी खड़ा हो रहा है मूवमेंट के लिए जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जा रहा है कैंप के लिए, राम मंदिर के लिए और अदानी के लिए, तो वहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेनस्ट्रीम मीडिया, इवन हमारा बहुजन मीडिया भी वहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है एंड व्हाई दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि छत्तीसगढ़ से एंड स्पेशली बस्तर से ही लोग लिखें और उनके पास कोई सेफ्टी नेट ना रहे जब वो लिखें, तो आप आज अपनी आवाज़ उठा रहे हो बट कल आप उठाने के लिए रहोगे नहीं बिकॉज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड गून्स आपको वहाँ पे रहने ही नहीं देंगे। आप खुद भी कैप्चर्ड होगे, आपका फैमिली भी कैप्चर्ड होगा। तो उस समय बीइंग इन बहुजन कम्युनिटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम जब एक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी को जब हम एक्नॉलेज कर पाते हैं, तो हम उनके लिए कैसे स्टैंड लें? प्रिया, पहली बात तो ये कि जो अपना अनुभव बताया, ये 3 साल में 2017 से 2020 में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 50 साल में कोई चेंज नहीं हुआ, 60 साल में चेंज नहीं हुआ। ये जो सोच अंग्रेजों के समय की जो सोच थी वो आज भी एम्नेस्टी इंटरनेशनल की सोच आज भी बनी हुई है। तो मैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं करता। दरअसल क्या होता है प्रिया कि जो लोग लड़ाई में सामने दिखते हैं, ये बात थोड़ी मेरी सी ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि जो लोग लड़ाई में सामने ये दिखते हैं कि वो कोई नई बात, कोई नई लड़ाई लड़ रहे हैं, दरअसल वो हमारा भ्रम होता है, इल्यूजन होता है हमारा, वो नई लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल के साथ ही जो बात बताई बस्तर की, बहुजन मीडिया की और जो सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव जो मीडिया हाउसेज हैं, उनकी जो बात बताई, उसी के ज़रिए मैं अपनी बात को ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल जो भी बहुजन के नाम पर जो भी ऑर्गनाइज़ेशन आज खड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं ये सवाल करूँ कि क्या उन लोगों ने अपना अपना एक बाज़ार नहीं बना लिया है केवल? उनका सरोकार क्या है कि वो 10,000, 20,000, 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख के बीच में देखे जाते हैं और ऐसे 50 ऑर्गनाइज़ेशन खड़े हो गए। सबके अपने-अपने व्यूअर हैं। लेकिन आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि जो उनके जो अपने व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। उनके बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है और ना ही ये जो हाउसेज उनके नाम पे चल रहे हैं, उनके बीच में कनेक्शन बनाने की कोई कोशिश भी कर रहे हैं।
या कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोई एक बहुजन कल्चर नहीं खड़ा कर रहे हैं। बहुजनों की पीड़ा बहुजनों को सुना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होते किस लिए हैं? मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इको चेंबर नहीं होते हैं कि आप जो रो रहा है उसी को रोना उसका सुनाए, इसलिए नहीं होते हैं मीडिया। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि जो लोग रो रहे हैं, जिन कारणों से रो रहे हैं, उन कारणों को दूर करने के और जो रो रहे हैं उनके उसके समर्थन में एक बड़ी जमात को खड़ी करें, उनको प्रभावित करें, उनको ऑर्गेनाइज करने के उसको ऑर्गेनाइज करने के पूरे जो प्रोसेस हो सकते हैं, उसमें अपना रोल अदा करें। कौन सा मीडिया हाउस कर रहा है? बस्तर कब आपके लिए सब्जेक्ट होता है? बस्तर के लिए आप चिंतित नहीं होते हैं, जब बस्तर में लोग खड़े हो जाते हैं, तो सवाल ये होता है कि किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, यहां से तय होता है। किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, यहां से तय होता है मीडिया हाउसेस का रोल कि अब उसको क्या करना है। तो जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक तरह से वो कम्युनिकेशन वीपन्स की तरह होते हैं और उनका एक अपना पक्ष होता है, उनका अपना एक अपना एक उनका टारगेट होता है। इस बात को हमको और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन जो वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो किसके लिए है, किसके खिलाफ होगा और किसके इंटरेस्ट में होगा, इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो इसके जो माइक्रो लेवल पे इसको जाके समझना और उसको समझकर उसकी पूरी स्ट्रेटजी को किस तरह से आप उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, उसको फेल कर सकते हैं, ये सब कुछ तय करना होता है और ये बात इसके बारे में सोचना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रिया बस्तर में कोई भी किसी का भी इंटरेस्ट आज की तारीख में नहीं होगा क्योंकि वो जिस जिस जो लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, वो इंटरेस्ट अभी नहीं होगा और जब इंटरेस्ट होता है तब जिसको जाना होता है वो पहुंच जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई नई बात कैसे हो, समाज एक ऐसे नया समाज बने, हम सबको ही सोचना पड़ेगा और हम सबको ही एक खास तौर से कम्युनिकेशन का पूरा जो वो है, पूरा जो जाल है, उस पूरे नेट को, उस पूरे जाल को उसको बहुत ही कूल होकर, बहुत ही ठंडे होकर, बहुत ही गहराई में जाकर उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। शुक्रिया। Thank you, sir. So, I have a question. Can I ask? hello. Yes, Brinda. हाँ, मेरा प्रश्न ये है अनिल जी कि जैसे खबर लहरिया का मैंने बहुत सुना है उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया उनकी भाषा का अपना न्यूज लेटर या न्यूज़पेपर। तो क्या वैसे ही हम बहुजन समाज के छोटे छोटे ग्रामीण स्तर के आगेवान है या शिक्षित युवा युवती है उनको लेके क्या ऐसे मीडिया कैंपेन्स चला सकते हैं जो शायद सस्टेनेबल भी हो लॉन्ग टर्म के लिए और जो इफेक्टिवली कम्युनिटी के इश्यूज हाईलाइट करने में मजबूत हो। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के पास उम्मीद रखना ही मुझे लग रहा है कि अभी इस दौर में मुश्किल है। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या हमें ग्रासरूट मीडिया कैंपेन्स की ज्यादा जरूरत है या मेन स्ट्रीम में लड़के अपनी जगह बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा तो ये कहना है कि हमको पहले बनाने से पहले, कहीं भी जगह बनाने से पहले, अपनी जगह हो या कहीं और बनाने के से पहले हमको मीडिया को समझना चाहिए। मीडिया का मतलब, समझने का मतलब क्या है कि ये मीडिया हाउसेस नहीं, बल्कि देखिए 3 शब्द हुए,
3 शब्द को ध्यान में रखें आप। ओके। एक है कम्युनिकेशन, दूसरा शब्द है मीडिया और तीसरा है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या है? जिस तरह से कहानी, कथा ये सब कहते हैं, कविता कहते हैं, ये सब का एक फॉर्म है बात को कहने का। राइट। मीडिया जिसके जरिए हम अपनी बात को कहते हैं, जिसके जरिए हम अपनी बात को कहते हैं। लेकिन जो बात कहते हैं वो कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होता है कि मुझे बात को किस तरह से रखनी है, करेक्ट। किस तरह से बात को रखनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इग्नोरेंस होता है इसका। हम केवल ये कहते हैं मीडिया चाहिए, मीडिया चाहिए, लेकिन हम कम्युनिकेशन की पूरी थ्योरी क्या हमारी होगी। करेक्ट। आप बहुत और बड़ा फिर क्या हाउस खोल लीजिए, आप करेक्ट। बहुत बड़ा हाउस खोल लीजिए, लेकिन आप उसमें भाषा जो है वो उनकी भाषा रखें हाँ, जो तो आज कोई पूरे कम्युनिकेशन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो हाँ, क्या उससे फायदा होगा? आप नहीं। जितने उदाहरण आप देंगी मुझे, मैं उन उदाहरणों की एक समरी आपके सामने रख सकता हूँ कि वो काम बहुजन का नहीं कर रहे हैं, वो काम गैर बहुजनों का कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति भी हो चुके हैं और बड़े-बड़े ओहदों पर जा चुके हैं। लेकिन हम ये देखें कि केवल हम इस बात से संतुष्ट हो लें कि वहाँ केवल ये जाति के इस बैकग्राउंड के लोग पहुंच गए हैं, क्या इस बात से हम संतुष्ट हो लें? या फिर इस बात को भी हम देखें कि वो हमारा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर हमारे हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको अपनी रिप्रेजेंटेशन, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए, इस पर तो हमको विचार करना पड़ेगा। दलित हैं तो फिर दलित कैसे, दलित जो होते हैं वहां जाकर दलित के हितों को, इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, बहुजनों के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। क्या वजह उसकी होती है? तो इसको बात को हमको तो समझेंगे नहीं, केवल इस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे कि नहीं दलित होना चाहिए, बहुजन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन कैसा दलित और बहुजन होना चाहिए? ये सवाल अगर हम छोड़ देंगे तो शायद हम फिर से एक घूम फिर से हाँ, फिर वापस वही साइकिल में लौट वापस आएंगे से जहां हाँ। से हम शुरू करते हैं लड़ाई। दिक्कत यही होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप 5, 7, 10 लोग जो भी लोग हैं, आप पहले स्टडी कीजिए कम्युनिकेशन का जो पूरा, कौन क्या कह रहा है, किस भाषा में कह रहा है, और आपको क्या असर आप पर उसका होता है, कैसे आपको वो भीतर आपके क्या भाव पैदा कर रहा है। इसके जब थोड़ी सी स्टडी आप कर लेंगी तो शायद आपके मीडियम के लिए यानी मीडिया के लिए आपके 50 रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है कि आप अखबार टेलीविजन की जगह कुछ और रास्ता निकालें। आप कहें कि हम एकदम लोकल भाषा में हम गीत लिखेंगे, गीतों के जरिए अपनी बात करेंगे, और वही सबसे आपका पॉपुलर मीडियम हो सकता है, हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको पहले कम्युनिकेशन की जो पूरी का जो पूरा जाला है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।